नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बात होगी राम मंदिर के बाद, राम मंदिर में जो दान चोरी हो रही है उसके बाद उत्तर प्रदेश में चल रहे सबसे बड़े मसले को लेकर। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। 40 में से 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। मदनी और ओवैसी इस एक्शन को लेकर टेंशन में नजर आ रहे हैं। इसी पर होगी आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाएंगे। कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा। समाजवादी पार्टी के नेता की देन है। माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में रहते हुए माननीय मुलायम सिंह जी अगर जमीन उनको दिए तो जमीन यूनिवर्सिटी के नाम कर देना चाहिए, चाहे वो सरकारी रही हो चाहे किसी की रही हो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि भविष्य में आजम खां को फंसाने की साजिश रची और उसी के शिकार आजम खां जी हो रहे हैं। सरकार का पैसा लगा करके बनवा तो दिया यूनिवर्सिटी, लेकिन सरकारी जमीन पर बनवा दिया। और वो सरकारी जमीन अगर कागज में ठीक करा दिए होते, 5 साल सरकार रही अखिलेश जी की, तो आज ये नौबत नहीं आती। जो किया जा रहा है वो गलत है। अगर उसके अंदर कोई चीज गलती की है भी, मान लीजिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए, ये गलत है। आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दीजिए, वो उस जुर्माने को करेंगे। ये जुर्माना आयद करना ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है। अगर किसी ने अपने मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके पर बनाया है, तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हजारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में तमाम अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहले आशीष जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कोई संस्थान पर अगर कोर्ट के फैसले पर कार्रवाई हो रही है तो यहाँ पर विक्टिम कार्ड आखिर क्यों खेला जा रहा है? अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बिना सरकार की अनुमति के अवैध निर्माण वहां पर किया गया है, उसमें अगर कोर्ट कार्रवाई कर रहा है तो आखिर इसमें विपक्ष विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है और बार बार मुस्लिमों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, आरोप क्यों लगाया जा रहा है, सत्ता पक्ष पूछ रहा है। देखिए, पहले तो समझिए कि इसको अवैध किस लिए और कैसे बताया जा रहा है। कोई भी जब आप जमीन खरीदते हैं, यदि आपके जो शहर का विकास प्राधिकरण है उसके बाहर अगर आप खरीदते हैं जमीन, तो वो आप प्राधिकरण से, क्योंकि उसके क्षेत्र के बाहर होती है, तो आप उसके नक्शे की स्वीकृति वहां से नहीं कराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। यदि उसके बाहर मैं खरीदता हूं तो वहां ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है आज एलडीए का। 5 साल बाद एलडीए जो है वहां पहुंच जाता है, मतलब एक्सपेंशन होता है और वहां पहुंच जाता है। ऐसे ही हुआ रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में। जब आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनवाई थी, तब वहां पे रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं थी, तो वहां से नक्शा पास हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो आरडीए के जोन में था ही नहीं। तो उसके बाद जब वो आता है 2024 में जब आता है, तो वो कहता है कि आपने हमसे नक्शा पास नहीं कराया है। जौहर यूनिवर्सिटी बनी थी तब, जहां वो जो क्षेत्र था वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल में था ही नहीं, तो वो वहां से नक्शा पास कैसे होता? चलिए मान लीजिए, कई बार ऐसा होता है, बहुत से आप घर बना लेते हैं, इमारतें बना लेते हैं जो जोन के बाहर होती हैं, बाद में प्राधिकरण में आ जाती हैं, फिर आप उसमें वहां चार्जेस जमा करते हैं, उनके हिसाब से जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करते हैं और आपके नक्शे को अप्रूवल दे दी जाती है।
आजम खान साहब ने भी यही बात वहां रखी कि भाई ठीक है, उस टाइम पे आपका वहां पे जोन था ही नहीं, तो अप्रूवल देने का सवाल ही नहीं उठता है। तो बाद में आया 2024 में वहां पे आरडीए आया है, तो तब जो है आरडीए कहता है कि नहीं साहब हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे। अब आप देखिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं अप्रूवल नहीं है, हमारे साथ संजय सिंह बीजेपी नेता हैं जुड़ गए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक सेकंड सर, मैं इंट्रोडक्शन करा फिर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मुस्लिम स्कॉलर नाजिम खान सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विश्वनाथ मिश्रा जुड़ गए सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आऊंगी सबके पास, लेकिन उससे पहले मेजर आशीष जी। हाँ, और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है और अगर उसमें मान लीजिए कि हाइट 10 फीट अप्रूव्ड है और 12 फीट होती है, तो क्या आप हर चीज को गिरा देते हैं, हर मकान को उसको गिरा देते हैं जिसमें कि जो आपके जो स्पेसिफिकेशन है उसके बाहर है, सब कुछ गिरा देते हैं आप? जमीन मेरी है, मैंने अपने पे बनाया है, लेकिन वो अप्रूवल के हिसाब से ऊपर है, मतलब मेरा पूरा घर गिरा दिया जाएगा, सब कुछ गिरा दिया जाएगा? उन बच्चों का भविष्य जो वहां पढ़ रहे हैं, आपको उसकी कोई चिंता नहीं, उससे कोई मतलब नहीं? क्या इस तरीके से आप सरकार चलाते हैं? और दूसरी चीज आप देखिए ना, पढ़ाई लिखाई से भारतीय जनता पार्टी का कितना वास्ता है। 2014 के बाद से 93,000 स्कूल्स इंडिया में इन्होंने बंद कर दी। सबसे ज्यादा 24,500 उत्तर प्रदेश में बंद किए, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर अन्य राज्यों में बंद किए। आपके 150 बार पर्चे लीक हो गए, 150 बार 2014 के बाद से आज तक पर्चे लीक हो गए। छात्र देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, हम सबने देख लिया कि जंतर मंतर पे क्या हो रहा था। पुलिस बिजली पानी धरना प्रदर्शन कर रहे बच्चों का काट रही थी, उनपे बर्बरता से लाठीचार्ज हो रहा था और सोनम वांगचुक को एक सामान की तरह उठा करके ले गए। तो आप शिक्षा से तो बहुत दूर हैं, आपके 7वीं पास एक मुख्यमंत्री है और नरेंद्र मोदी खुद अपनी डिग्री छुपाने के लिए कोर्ट से स्टे लेके आए हुए हैं। तो पढ़ाई लिखाई से भारतीय जनता पार्टी का कितना वास्ता है, ये सबको दिख रहा है और सबको पता चल रहा है। और उसका उदाहरण अभी सामने आया है, इसरो 119 साइंटिस्ट ने इनसे तंग आकर के इस्तीफा दे दिया है। एक संस्था थी इसरो, उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये तो देश बर्बाद करने पे उतारू है ही। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय जी, अब आप जरा समझाइए, क्या ध्वस्तीकरण इकलौती कार्रवाई बची थी? एक ऐसा संस्थान जहां पर इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्या कोई और ऑप्शन नहीं था कि आप अपने सरकार के अंडर ले लेते, भारी भरकम जुर्माना रख देते, लेकिन उसे ध्वस्त कर देना? इतने बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक संस्थान को बनाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। यहाँ पर इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का नुकसान होगा, उसका आप क्या करेंगे? विशु जी नमस्कार और सभी मित्रों को नमस्कार। देखिए, अब सवाल इसका नहीं है, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी कोर्ट का उसका बात कर रहे हैं ध्वस्तीकरण को लेके कि इसके अधिकार में नहीं, तो भाई मुझे लगता है कि आजम खान साहब तो हाईकोर्ट वगैरह सभी जगह गए होंगे, अगर ऐसा कुछ हो तो हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गई होती है। अब रही बात, मैं एक बड़ा सवाल आपके चैनल के माध्यम से खड़ा करना चाहता हूँ, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहरी नाम क्यों मिला था आजम खान को? क्या मोहम्मद अली जौहर के बारे में हम जानते हैं? सवाल ये है, ये कौन सी मानसिकता है मोहम्मद अली जौहर वाली, जो एएमयू की मानसिकता है, जिसको जिन्ना ने कहा था ये पाकिस्तान का शस्त्रागार है, जो जामिया मिलिया है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। हमारे मित्र सपा के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पीडीए का नाटक बनाए घूम रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्या पीडीए पढ़ पाएगा इसके अंदर? पी और डी पढ़ पाएगा? ये तो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, यहाँ सिर्फ मुसलमानों को पढ़ने का अधिकार है। ये तो माइनॉरिटी कमीशन घोषित करवा दिया इन्होंने आजम खान से। दूसरी बात, मेरे पास ये पाकिस्तानी और भारत विभाजन की किताब है और मैं बताना चाहता हूं कि मोहम्मद अली जौहर के महात्मा गांधी के प्रति क्या विचार थे, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे मोहम्मद अली जौहर, और कांग्रेस महात्मा गांधी के बड़े परम मित्र थे। मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली दोनों सगे भाई थे, और यही मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत आंदोलन की नींव डाली थी, और खिलाफत आंदोलन के चलते 10,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। जो दूसरा सबसे बड़ी बात है, अलीगढ़ और अजमेर में बोलते हुए, ये बाबा साहब ने अपनी किताब में कोट किया, मैंने इंटरलाइन किया हुआ है, पेज नंबर 300, उसमें कहते हैं मोहम्मद अली साहब, श्री गांधी का चरित्र कितना भी पवित्र क्यों ना हो, धार्मिक दृष्टिकोण से वह मुझे किसी भी मुसलमान से निकृष्ट ही लगेंगे, वह मुसलमान चरित्र ही नहीं क्यों ना हो। उसके बाद फिर वो लखनऊ आते हैं, वहां बोलते हैं, जब श्री मोहम्मद अली के अमीनाबाद पार्क की सभा में बोल रहे थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, जस्टिफाई किया कि हाँ बिल्कुल गांधी जी बहुत गिरे हुए हिंदुओं मुसलमानों से। आगे क्या कहते हैं, हाँ अपने धर्म मत के अनुसार मैं एक व्यभिचारी और गिरे हुए मुसलमान को भी श्री गांधी से श्रेष्ठ मानता हूँ। तो क्या इस मानसिकता के नाम का जो विश्वविद्यालय मोहम्मद आजम खान ने खोला था, इसके पीछे एजेंडा क्या था? सवाल ये उठता है।
चलिए संघ को आप गाली दे दीजिए, बीजेपी को गाली दे दीजिए, यहाँ तो मोहम्मद अली जौहर महात्मा गांधी को गिरा हुआ कह रहा है। तो ये क्या है भाई इस देश के अंदर? ये सब नहीं चलेगा, ये पाखंड नहीं चलेगा। ये कौन सा सेकुलरिज्म है आपका जो हिंदुओं को महात्मा गांधी को गाली गिरा हुआ इंसान बताने वाले के नाम पे आजम खान विश्वविद्यालय खुलवाते हैं? ये देश को जानने का अधिकार है, जानना चाहिए देश को। ये लोग कौन है ये जो चिल्ला रहे हाय तौबा कर रहे हैं इस समय? ये जानना चाहिए इस बारे में। ये बहुत घातक मानसिकता है। और मैं नाज़िम जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आशीष जी एक सवाल जो संजय जी ने पूछा वो कि पीडीए की बात आप करते हैं, क्या पी और डी पढ़ पाएंगे इस यूनिवर्सिटी में जो आप इतने इसके हितैषी बन रहे हैं? देखिए, हम लोग शिक्षा के हितैषी हैं। हमने केवल इस यूनिवर्सिटी पे आवाज नहीं उठाई। जब भाजपा ने 24,500 स्कूल खोल के 23,000 कुछ नई शराब की दुकानें खोली और अभी एक ये नई स्कीम लाए हैं कि महिलाओं के लिए अलग से जो है वो शराब की दुकानें खोलेंगे, तो इस जनता पार्टी की मानसिकता को आप समझ सकते हैं कि ये स्कूलों को बंद करने में माहिर हैं, क्योंकि ये इनको डर है कि लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इनकी बेफिजूल की बातों पे कहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने ठीक है, अगर इस नाम से इतनी परेशानी आप जरा समझाइए, ऐसी जमीन पर बना हुआ जिसे अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया है, अब उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब मेरा सवाल ये है, ठीक है रुक जाइए आप प्लीज दोनों, ठीक है मुझे किसी और गेस्ट के पास जाने दीजिए ना सर। नाज़िम जी अब मुझे समझाइए कि ये बच्चे का भविष्य तो बना रहेगा, जौहर यूनिवर्सिटी ठीक है। आशीष जी प्लीज रुक जाइए, आप तो नाम है यूनिवर्सिटी का, मुझे दोनों को ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मजबूरन, प्लीज सर, लिमिटेड टाइम होता है। नाज़िम जी इसकी हिस्ट्री को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसा नाम रखा गया जानबूझ के यहाँ पर जो है इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, इसलिए इस पर कार्रवाई होना जरूरी है। हाँ निशा जी देखिए, अब हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि संजय सिंह जी ने तो खुद तय कर दिया कि हाँ देखिए इसका नाम जो है अली जौहर है, यानी कि इसी नाम के लेकर तो इन्होंने कहा कि इसके बुलडोजर चलना चाहिए। फर्जी बातें आप लोग मत कीजिए, फर्जी बातें मत कीजिए। मैं आपको बहुत सारे ऐसी किताबें दिखा सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी किताबें दिखा सकता हूँ, बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। लेकिन नाज़िम जी फर्जी कैसे हुआ? फर्जी कैसे हुआ? वो तो बुक में बकायदा डिनोट कर रहे हैं, उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जिसने मुस्लिम लीग बनाई, कोट इन कोट में बोल रहे हैं। बीच व्यक्ति कहता हूँ। हाँ निशु जी देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही कि अरे संजय जी सुन लिए, संजय जी जवाब मैंने बड़े आराम से सुना, बोलिए। हाँ निशु जी देखिए, अब इन्होंने एक किताब का जिक्र करा तो मैं भी आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ कि अलग अलग किताबों में क्या क्या प्रमाण है। बहुत सारी किताबों को मैं भी आपको ऐसी डिस्प्ले पर दिखा के उनके पृष्ठ उनके बता सकता हूँ, लेकिन असल मकसद यहाँ पर ये नहीं है। असल मकसद है अली जौहर के नाम से उनके नाम को ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ये कहते हैं कि उनका नाम से अगर आपको आपत्ति है किसी दूसरे महापुरुष का नाम रख दीजिए, क्योंकि आप तो नाम बदलने में बड़े एक्सपर्ट है, और दूसरे महापुरुषों को जब सुनिए संजय जी, नाज़िम जी ने बहुत ही समझदारी की बात करी है जो मैं सोच भी रही थी कि कोई गेस्ट जरूर बोले, लेकिन नाज़िम जी ने वो बोल भी दिया। आप नाम चेंज कर दीजिए ना, जुर्माना ठोक दीजिए उस पर, आप अंडर ले लीजिए। हाँ निशु जी देखिए, और दूसरी बात यहाँ पे 38 बिल्डिंगों की आ रही है जिसमें ये कहा गया कि भी ये अवैध है, इनका नक्शा नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए प्रकोष्ठ फैक्टर के माध्यम से राज्य सरकार अपने अधीन ले ले, यूनिवर्सिटी को अपने माध्यम से उसका नक्शा पास करा दे। 38 भवनों को तोड़ने की क्या जरूरत है? जब सरकार के अधीन यूनिवर्सिटी हो जाएगी, बच्चों को वहां एडमिशन मिलेगा, बच्चे रहेंगे तो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इससे बड़ी लेकिन ये इसलिए गिराने के चक्कर में, क्योंकि ये अली जौहर यानी कि मुस्लिम नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, इनको आपत्ति सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नाम से है। भाई आप यहाँ पे भारत के अंदर और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, उनके महापुरुषों के नाम पे आप रख दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप अली जौहर नाम हटाकर अन्य महापुरुषों का नाम बहुत अच्छी बात है। नाज़िम जी एक बात संजय जी प्लीज, संजय जी आप सबके बीच में बोल रहे हैं, मैं आपके पास एक और मेहमान में उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ, रुक जाइए। ठीक है संजय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक और मेहमान है, मैं उनसे ओपनिंग रिमार्क ले रही हूँ। अब विश्वनाथ जी, मुझे जरा इस बात पर बड़ी दिलचस्पी है जो कि कही बात नाज़िम जी ने कि आप नाम बदल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
एक सच ये भी है कि नाजिम खान को जरूर दिक्कत ना हो, लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जिनके टीस उठ जाएगी अगर नाम बदल दिया गया। हाहाकार समझ जाएगा कि मुस्लिमों को टारगेट कर दिया, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया। ये बात सच है, मुझे नहीं लगता कोई डिनाई करेगा इस बात को यहाँ पर। और साथ ही मेरा दूसरा सवाल ये कि ध्वस्तीकरण की अकेली कार्रवाई होने को बच गई थी यहाँ पर, क्या बदलाव संभव नहीं थे? जी जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। निशु जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विषय में, इस विवाद में बेसिक फैक्ट्स क्या है। जब आप कोई लैंड लेते हैं तो जब कोई गांव होता है, कोई छोटा स्थान होता है, तो वहां पर ढेर सारी संपत्तियां होती हैं। कहीं सड़क होती है, कहीं नहर होती है, कहीं तालाब होता है, कहीं पर चरागाह होता है, कहीं वक्फ होता है, कहीं कब्रिस्तान होता है। वो सारी चीजें छोटे छोटे चक्र में होती है, उनकी संख्या होती है, उसके हिसाब से पूरा नक्शा होता है। लेकिन सरकार जैसे एक दो ऑप्शन है, या तो सरकार उसको अक्वायर कर ले, उस पूरे का लैंड यूज चेंज करके उसको एक नोटिफिकेशन वो डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से उसका पूरा एक प्रोजेक्ट, एक पूरा जो वो पूरा अप्रूवल होता है, अगर वो हो जाए तो लैंड यूज चेंज हो जाता है। लैंड यूज की वही प्रक्रिया है जहां तक मुझे जानकारी है। और उसके बाद अगर आप बिना विधिक प्रक्रिया किए हुए, अगर आप कहीं, बहुत से ऐसे केसेस भी आए जहां पर ये हुआ कि भाई गरीब मुस्लिम ही थे, उनकी जमीनें भी जबरदस्ती ले ली गई कि भाई तुम यहाँ कैसे रहोगे जब यहाँ कैंपस आ गया। तो आप कोई चीज विधिक रूप से करिए, बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं किसी को मुझे लगता है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन अगर बाउंड्री है, किसी के मकान है, किसी की कब्रिस्तान है, कोई और स्थान है, कोई मैदान है, कोई खेल का मैदान, बहुत ढेर सारी यूनिट्स होती हैं। अगर ये सभी चीजें हैं तो इनको लीगलाइज कैसे किया जाएगा? नाम परिवर्तन तो एक राजनीतिक विचार हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि विधिक पार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसको मुझे लगता है कि कम से कम ये निश्चित रूप से कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो भी प्रशासन है, जो भी लोग उसके पक्षकार हैं, वो इसको लेकर के हाईकोर्ट जरूर जाएंगे, या उसका विचार उन्होंने जरूर किया होगा। तो चूंकि जो जमायत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी जी ने कहा है कि जौहर को गिराने का फैसला गलत है, लेकिन आप लीगल पार्ट तो करेंगे ना। सियासी मायने की आप चर्चा कर लीजिए, अच्छी बात है। आप कह सकते हैं कि नहीं साहब, ये तो विरोध के केवल मुसलमान है, मुस्लिम नाम है, इसलिए विरोध किया जा रहा है। क्या दूसरा नाम बदल देने से क्या वो लीगलिटीज ठीक हो जाएंगी? बड़ा सवाल है। ये बात जब आपने सरकार की तो मंत्री थे, तो कम से कम विधिक रूप से उन चीजों का ध्यान रखते हुए विधिक व्यवस्था से उसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए था। सर, वो कह रहे हैं कि जब आरडीए था ही नहीं तो उससे नक्शा पास कैसे कराते? अगर आप उसको ध्यान नहीं दिया आपने, तो निश्चित रूप से या तो कोर्ट जाएं, कोर्ट उसको अनुमति दे, या सरकार उसकी विधिक प्रक्रिया करके उसको लीगलाइज कर दे। लेकिन उसको लीगलाइज तो आपको करना पड़ेगा, या तो डिमोलिशन है, तीन ही एस्पेक्ट बनता है, तीसरा चौथा कुछ बचता नहीं है मुझे। लेकिन सर, आशीष चतुर्वेदी कह रहे थे कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से नक्शा पास कराने की बात की जा रही थी, जब वो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं तो उससे नक्शा कैसे पास कराते? आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है सर आपको? निशु जी, आवाज आ रही? चलिए मैं आपकी आवाज एक बार दुरुस्त कराती हूँ। अगर कुछ आवाज में दिक्कत है लग रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही सर आपको? चलिए ठीक है, मैं एक बार आपकी आवाज दुरुस्त करा दूं पहले। अब आशीष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आशीष जी, अब देखिए, कहा यही जा रहा है कि नाम बदल दिया जाए, वहां का पूरा मैप बदल दिया जाए, तो क्या आपको स्वीकार होगा? मतलब यू आर ओके विद इट? मैंने तो कहा ना भाई, हम तो चाहते हैं कि देश में लोग बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो मंशा यही है। अगर नाम बदल जाएगा तो आपको कोई नेता विरोध तो नहीं करेगा कि नाम बदल दिया, मुस्लिमों को टारगेट कर दिया? पढ़ा लिखा हो इस देश में, तभी तो बंद करा रहे हैं। तभी तो इसरो के 120 साइंटिस्ट ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि ये वहां भी अपना जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अडानी को न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो दे रहे हैं, और वो डेटा भी लीक हो गया है इनकी दया से। तो देश तो बर्बादी की ओर चल ही रहा है। ये राम मंदिर को नहीं छोड़ते हैं तो बाकियों को क्या छोड़ेंगे साहब? मैंने तो कहा ना, अभी भाजपा के साथी कह रहे थे, संजय जी कुछ कह रहे हैं, आप अब्दुल कलाम नाम रख लीजिए। मैं आशीष चतुर्वेदी जी को बताना चाहता हूँ, ये जो तथाकथित फ्रॉड पीडीए वाले हैं, इसमें 101 बीघा जमीन जो आजम खान ने बनवाई, 101 बीघा जमीन
अनुसूचित जाति के लोगों की कब्जा की हुई गलत तरीके से। कोसी नदी जो रामपुर में बहती है उसकी जमीन अवैध रूप से कब्जाई हुई है। मामला दूसरा है निशु जी, ये बीजेपी को एक्सपोर्ट, ये इनका पर्दाफाश हो गया है। 101% दलित समाज की जमीन कब्जा रखी है अजब खान है उसमें, इनको शर्म रह गई। दूसरी बात, ये बड़ी पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। मैं आपके चंद्रशेखर याद दिलाना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री है, उसने शिक्षा मंत्री ने कल्याण सिंह जी के समय में तो वो अध्यादेश लाए थे नकल विरोध में, सपा ने पुरजोर विरोध किया था। आप दोनों एक दूसरे के बीच में बहुत बोलते हैं, दोनों की आवाज समझ में नहीं आती। मंदिर को लूट रहे थे, ये कहा कि इस तरह के लोग निकालते थे, नकलची पैदा करते थे, ये नकलची पैदा करते थे। माननीय राजा जी ने नकल अध्यादेश लाए थे जिसमें सख्त सजा। ठीक है, आप दोनों की बात समझ, दोनों ही रुक जाइए। माफिया गुंडे, जो गुंडे माफिया, ये पढ़ाई। ठीक है संजय जी, ठीक है, समय की थोड़ी कमी, दोनों को ही रोक रहे हैं। नाजिम जी, अब जैसे कि आपने कहा कि नाम बदल दीजिए, मैं आपसे बहुत स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूँ, हाँ या ना में आप जवाब दीजिएगा इसका। क्या नाम बदल दिया जाता है और उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज हैं और जो पीडी ए में सिर्फ ए को इसमें प्राथमिकता मिल रही है वो चेंज कर दिया जाता है, तो क्या आपको तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या आप बाकी लोग जो हैं उनको एक्सेप्टेबल होगा? वो तो इसको लेकर हाहाकार मचाएंगे ना कि है यहाँ पर मुस्लिमों को टारगेट कर दिया, हमारा नाम भी चेंज कर दिया, ये तो होगा ही। विल यू एक्सेप्ट इट? हाँ निशु जी, देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि देखिए हम बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर चीज के लिए भारत सरकार के साथ खड़े हुए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा तालीम लें, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो। इसमें मैं विशेष समुदाय की बात नहीं करूंगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो। तालीम हासिल करना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को कोई किसी से नहीं छीन सकता। हम कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम से दिक्कत है तो आप नाम बदल दीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो अभी आपने कहा है कि यहाँ पे अली जवाहर नाम जो है उससे हमें दिक्कत है, तो हम नाम बदल दीजिए, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रख दीजिए, साहब के नाम पे रख दीजिए। और देखिए बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके नाम पे आप यूनिवर्सिटी का नाम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आजम खान साहब के द्वारा ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी है, तालीम का इदारा है, तालीम हासिल करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी। समझदारी की बात ही कर रहे हैं ना, वो तो समझदारी की बात ही कर रहे हैं कि आप नाम बदल दीजिए शायद उससे। अब विश्वनाथ जी आपके पास आ रही हूँ, आखिरी 30 सेकंड सर आपके पास। अब इस पूरे मसले पर आप कंक्लूड जरा कर दीजिए कि क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा, और मुस्लिम पक्ष आगे क्या करता नजर आएगा। निशु जी देखिए, सबसे जो परिस्थितियां हैं उसमें निश्चित रूप से नक्शा पास होने की प्रक्रिया जो प्रशासन की ओर से, कम जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन की ओर से निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। दूसरा, लीगल एस्पेक्ट उनके पास खुला हुआ है, विधिक प्रक्रिया में जाने चाहिए, उन्हें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि देखिए कानून की व्यवस्था अगर आप को तो लागू करनी ही पड़ेगी, उसको एग्जीक्यूट आपको कराना ही पड़ेगा। तो आप ये अपेक्षा करें कोई नाम बदल करके उसको छोड़ दे, मुझे लगता है विधिक रूप से ये उचित नहीं है। ये कहना बच्चों का नुकसान ना हो, ये भी तो ध्यान में रखना होगा ना। इतने सारे बच्चे अगर वहां पर पढ़ रहे हैं तो उनका क्या होगा? निशु जी देखिए, लीगल पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे फिर लगता है कि लीगल पार्ट महत्वपूर्ण है। अगर कोर्ट कोई रिलीफ देता है तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा, और उसकी एक हो सकता है गाइडलाइन भी कोर्ट तय कर दे कि भाई इस तरीके से चीजों को अप्रूव कराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये अपेक्षा करना कि नहीं ठीक है जो चीज जो जैसी हो गई वैसे छोड़ दीजिए, मुझे लगता है छोड़ देने जैसे थे वाला स्टेज उचित नहीं होगा। बिल्कुल, और कोर्ट पर अब सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े इस चर्चा में, आप सभी ने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर ओवैसी मदनी को लगातार टेंशन हो रही, क्योंकि 40 में से 38 पिलर जो है गिराने की बात की गई, अवैध उन्हें घोषित कर दिया गया है, और ऐसे में अब देखना होगा आगे मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कदम इसको लेकर होता है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।